क्या हो अगर आपको पता चले कि आप जिस कंपनी से या फिर आप हर दिन स्विगी से अगर ऑर्डर करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जिस कंपनी को हम भारतीय समझते हैं वो सरकारी लाभ के लिए अभी भी विदेशी बताई जा रही है। इसी के साथ अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जाता है, पर कंपनी का कंट्रोल अभी भी जो है वो बाहर है। भारतीय दिमाग है, विदेशी पैसा है इज इक्वल टू स्विगी कंपनी बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% या फिर 51%, ये 1% यूपीएससी प्रीलिम्स में जो है वो पूछा जा सकता है। 100% एफडीआई के बाद भी स्विगी भारतीय नहीं कहलाती है, क्यों? जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। सवाल ये है कि क्या विदेशी हिस्सेदारी घटने के बाद स्विगी अब भी भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी बन गई, यानी कि जो स्विगी पर विदेशी इन्वेस्टमेंट था या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था उसके घटने के बाद भी क्या अभी भी स्विगी जो है वो भारतीय स्वामित्व वाली कंपनी बन गई है, या फिर अब तक भी वो विदेशी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी ही कहलाई जाती है? अगर हम इसके बारे में जानें तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विगी जो है वो क्या है। भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी प्लस क्विक कॉमर्स कंपनी है जो 2014 में स्थापित की गई थी। इसका मुद्दा है स्टार्टअप में एफडीआई और इंडियन ओन की परिभाषा क्या है। अब अगर हम एफडीआई के बारे में जानें तो एफडीआई जो है वो ई कॉमर्स सेक्टर है, यानी कि 100% एफडीआई अलाउडेड है, ऑटोमेटिक रूट्स है। यहाँ पर शर्त ये होती है एफडीआई में कि मार्केट प्लेस मॉडल ही चलेगा, इन्वेंट्री मॉडल जो है वो नहीं चलेगा। यानी कि मतलब स्विगी खुद खाना जो है वो नहीं बेच सकती है, सिर्फ रेस्टोरेंट से ग्राहक को जोड़ सकती है। यानी कि एफडीआई का मतलब ये है कि वो खुद से जो है वो अपना खाना नहीं बनाएगी, बल्कि अदर जो रेस्टोरेंट होते हैं वो अपनी कंपनी के साथ उनको जोड़ लेती है और वहाँ से उसको जो है वो मतलब खाना अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। ये इसका मेन जो है वो रहता है। अगर हम इंडियन ओन की बात करें तो इंडियन ओन का मतलब जो है वो क्या है, तो यहाँ पे डीपीआईटी की परिभाषा जो है वो दी गई है, यानी कि जिस स्टार्टअप में डीपीआईटी की परिभाषा अगर हम जाने तो जिस स्टार्टअप में 50% से ज़्यादा शेयर भारतीयों के पास हो वो इंडियन स्टार्टअप जो है वो कहलाता है, यानी कि इंडियन ओन कहलाता है। अब 50% से ज़्यादा शेयर भारतीय नागरिक कंपनी के पास हो तभी स्टार्टअप जो है वो इंडिया के लाभ यानी टैक्स छूट, खरीदारी और सरकारी खरीदे फंड, ये सब जो है वो इसको मिलेगा। इसके बाद आता है फेमा की परिभाषा, यानी फेमा के तहत कंट्रोल क्या रहेगा। तो अगर हम फेमा की परिभाषा में देखें तो जिस कंपनी में 51% से ज़्यादा नियंत्रण भारतीयों के पास हो वो कंपनी जो है वो फेमा के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि 51% से ज़्यादा अगर है तो वोटिंग राइट भारतीयों के पास हो तो भारतीय नियंत्रण जो है वो उस पर माना जाएगा। सिर्फ शेयर कम होने से इंडियन ओन जो है वो नहीं बन जाती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, यानी कि सिर्फ शेयर घटने से इंडियन ओन नहीं बन जाता, बल्कि बोर्ड कंट्रोल होना चाहिए, वोटिंग राइट भी जो है वो इतना ही मायने रखता है। यानी कि अगर सिर्फ शेयर घटे हैं तो हम उसकी वजह से जो है वो इंडियन ओन नहीं कह सकते, बल्कि बोर्ड कंट्रोल और वोटिंग राइट भी जो है वो इंडियन के पास होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि स्विगी में जो है वो ओनरशिप का खेल क्या है। तो सबसे पहले प्रोसेस, सॉफ्टबैंक, एसएल जैसे विदेशी बड़े निवेशक थे स्विगी के साथ। 80% जो है वो विदेशी हिस्सा यहाँ पर स्विगी के साथ था। अभी क्या हुआ है अगर हम अब देखें तो आईपीओ और सेकेंडरी सेल के बाद जो है वो कुछ विदेशी निवेशक ने जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, यानी कि उनके जो शेयर थे कंपनी में उनको जो है वो बेच दिया गया है। तो नतीजे यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि विदेशी हिस्सेदारी घट जाने से पर अभी भी 50% से ज़्यादा ऊपर है, इसलिए पूर्व भारतीय इसको जो है वो हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो है वो निकल कर आ रहा है कि इंडियन फाउंडेड है, पर इंडियन ओन्ड जो है वो स्विगी पूरी तरह से अभी नहीं हुई है। यानी कि स्विगी जो है वो अभी भी इंडियन फाउंडेड तो हम कह सकते हैं कि इसको फाउंड करने वाले, स्थापित करने वाले इंडियन है, पर ये ओन करने वाले इंडियन है या नहीं ये अभी हम पूरी तरह जो है वो नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये बनकर आता है कि ये मुद्दा जो है वो इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर आता है सरकारी योजनाएं, यानी कि सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ये मुद्दा जो है वो ज़रूरी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है वो टैक्स छूट फंड सिर्फ इंडियन स्टार्टअप को ही मिलेंगी, यानी कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो जो है इंडियन स्टार्टअप को मिलेंगी। तो इसलिए जो है वो ये मुद्दा महत्वपूर्ण हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात आती है सरकारी खरीद की, यानी कि जैम पोर्टल पर सिर्फ इंडियन ओन्ड कंपनियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो गवर्नमेंट पोर्टल हैं उन पर जो है वो इंडियन जो ओन्ड कंपनियां हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए जो है वो ये मुद्दा ज़रूरी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर डेटा है,
डिलीवरी नेटवर्क हैं, इसके जैसे कई क्रिटिकल इंफ्रा भी हैं जो विदेश में जो है वो नियंत्रण पर सवाल उठा रहे हैं। भावनात्मक कारण की अगर हम बात करें तो वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ाव जो है वो यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी तुलना करते हैं अलग अलग कंपनीज, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ओला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विगी। तो इसकी स्थापना जो है वो भारतीय द्वारा की गई है। ओनरशिप जो है वो इसकी ज़्यादातर विदेशों में है। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो इसका स्टेटस जो है मोस्टली इंडियन फाउंडेड है। जोमेटो की अगर हम बात करें तो ये भी भारत द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन इसकी ओनरशिप जो है वो ज़्यादातर विदेशी है, यानी कि वही FDI वाला जो प्रोसेस है, यानी कि अगर 50% से ज़्यादा जो फंडिंग है वो विदेश से होती है तो वो जो है ओनरशिप विदेशी मानी जाएगी। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो IPO के बाद भी जो है वो ये विदेशी मानी जा रही है। इसी तरह ओला कंपनी है, भारतीय द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन इसकी ओनरशिप जो है वो मिश्रित है, यानी कि मिक्स है इसकी, विदेशी भी और इंडियन के द्वारा भी। फॉरेनर और इंडियन दोनों में जो है इसकी ओनरशिप मिक्स है। अब यहाँ पे स्टेटस की अगर हम बात करें तो कुछ भारतीय नियंत्रण के अंतर्गत जो है वो ये आती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ चुनौतियां हैं, यानी कि स्विगी को लेकर या फिर जो इन कंपनीज को लेकर जो चुनौतियां बनती हैं उनमें जो है वो 3 मुख्य पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला बनता है पैसों की ज़रूरत है, यानी कि भारतीय VC के पास जो है वो इतना पैसा नहीं है, लेकिन विदेशी फंड जो है वो ज़रूरी है। भारतीय जो VC हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, यानी कि जो स्थापना कर रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए जो है वो विदेशी फंड यहाँ पर ज़रूरी बताया जाता है। परिभाषा का झगड़ा भी यहाँ पर हो जाता है, यानी कि कानून में कंट्रोल और ओनरशिप का अलग अलग रहता है। कानून का कंट्रोल अगर हम देखें और ओनरशिप के अगर हम देखें तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो अलग अलग निकल कर आ जाते हैं। इसी के साथ बनकर आता है IPO का दबाव, यानी कि लिस्टिंग के बाद भी शेयर बाजार तय करेगा कि मालिक कौन है। शेयर बाजार यहाँ पर तय करता है कि मालिक फॉरेनर माना जाएगा या फिर इंडियन माना जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इन सब मुद्दों पर सरकार जो है वो क्या कर रही है। तो सरकार की FDI पॉलिसी निकल कर आ रही है, जो E-कॉमर्स में 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से बनकर आती है। स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा भारतीय हिस्सेदारी पर जो है वो लाभ मिलेगा, जिस तरह अभी हमने देखा था। डिजिटल इंडिया भी यहाँ पर जो है वो एक मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है, यानी कि डेटा को भारत में रखने के नियम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, यानी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, फॉरेन कंपनी द्वारा ओन किया जाएगा तो हमारा डेटा जो है वो फॉरेन जाएगा। तो इसमें डेटा को भारत में रखने के नियम भी जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसका लक्ष्य अगर हम देखें तो 2030 तक 10,000 इंडियन ओन्ड यूनिकॉर्न जो है वो बनाना इसका मुख्य लक्ष्य यहाँ पर बताया जा रहा है। अब FDI रूल्स की अगर हम बात करें तो FDI रूल्स जो है वो क्या है, तो FDI E-कॉमर्स सेक्शन है, जिसके बारे में भी हमने जाना था। 100% FDI अलाउड ऑटोमेटिक रूट से है। इसकी शर्त वही है कि ये मतलब स्विगी जो है वो खुद से खाना नहीं बेचेगी, बल्कि सिर्फ रेस्टोरेंट और ग्राहक को जो है वो अपने साथ जोड़ लेगी। इसी तरह इंडियन ओन्ड स्टार्टअप की परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है DPIT के तहत, यानी कि 50% से ज़्यादा शेयर जो है वो भारतीय नागरिकों या फिर कंपनी के पास हो, तभी स्टार्टअप जो है वो इंडिया के लाभ ले सकता है, यानी कि टैक्स में छूट मिल सकती है और सरकारी खरीद या फिर फंड जो है वो इसको मिल सकता है। फेमा के तहत भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट भारतीयों के पास हो तो भारतीय नियंत्रण माना जाएगा, यानी कि सिर्फ शेयर कम होने से इंडियन ओन जो है वो नहीं बन जाती है। डेटा लोकलाइजेशन के रूल भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर करना ज़रूरी है। इसको जो है वो हम DP एक्ट 2023 के तहत भी जो है वो इसको जोड़ सकते हैं, यानी कि बिना हमारी परमिशन के या फिर बिना हमारे कंसर्न के जो है वो हमारा डेटा बाहर नहीं जाए या फिर किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर गिग वर्कर्स को लेकर भी गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स बना रही है। अगर हम गिग वर्कर के बारे में जाने तो इन कंपनीज में जो काम करने वाले हैं, जिनको मतलब ऑफिशियली एम्प्लॉय भी नहीं माना जाता है, वो जो है गिग वर्कर की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। तो यहाँ पर उनके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड भी आया है 2020 का। तो अगर हम इसके बारे में विस्तार से जानें तो पहले जो है वो गिग वर्कर जो हैं उनकी कानूनी भाषा ऐसे कुछ नहीं थी, लेकिन अब जो है वो दे दी गई है, यानी कि गिग वर्कर जो ऐप और प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो, डिलीवरी पार्टनर, जो इसके अलावा भी होते हैं, जितने भी ये डिलीवरी पार्टनर वगैरह होते हैं, तो ये सब जो है वो गिग वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इनके लिए लाभ क्या है, तो सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो इनके लिए बनाया गया है। एक्सीडेंट बीमा, हेल्थ पेंशन भी जो है वो इनके लिए बनाई गई हैं। हालांकि सुविधाएं जो है वो पहले नहीं थी, अब जो है वो इनको गिग वर्कर की कैटेगरी में लाकर सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत जो है वो ये इनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्रीगेटर का कर्तव्य भी यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि हर साल टर्नओवर का 1 से 2% जो है वो गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। ये पैसा केंद्र सरकार के पास ही जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो श्रम मंत्रालय निकल कर आता है, जिसका पोर्टल है ई श्रम
तो यहाँ पर जो है वो सभी गिग वर्कर्स को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। यानी जिसका इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो गिग वर्कर की कैटेगरी में नहीं आ जाएगा, यहाँ पर उसको करवाना जो है ज़रूरी बताया गया है। 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस पर रजिस्टर करवा चुके हैं। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो उनको मिलता है। इसकी भी कुछ चुनौतियाँ हैं, अगर हम देखें तो मुख्य चुनौतियाँ जो इसमें निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे सबसे पहली होती है जॉब सिक्योरिटी होती है इन लोगों की, यानी कि जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं होती है। एम्प्लॉय जो है वो इनको कंपनी अपना नहीं मानती है, इसलिए पीएफ या फिर ईएसआई जो है वो गिग वर्कर्स को नहीं दिए जाते हैं। अगर हम इनकम अस्थिरता की बात करें, यानी कि इनकी जो इनकम होती है वो कोई परमानेंट नहीं होती है, बल्कि पर डिलीवरी इनकी पेमेंट जो है वो डिसाइड की जाती है। यहाँ पर शोषण का खतरा भी रहता है, यानी कि रेटिंग और टाइम प्रेशर भी जो है वो गिग वर्कर्स पर रहता है। तो इसीलिए अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो सबसे पहले एफडीआई 100% को देखते हैं। तो ये जो है वो GS3 से हमें जो है वो कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। एफडीआई पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि एफडीआई पॉलिसी का मतलब है कि अपने बिजनेस को जो है वो खुद से ओन करना। और इसका कीवर्ड जो है वो मार्केट प्लेस है वर्सेस इन्वेंट्री है, यानी कि मार्केट प्लेस ये रहेगा कि आप खुद से जो है वो खाना नहीं बना सकते हैं या खुद से अपना जो है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप जो है वो अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं उनसे खुद को जोड़ेंगे, उनसे खुद को कनेक्ट करेंगे और वो खाना जो है वो कस्टमर तक डिलीवर किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया ये भी जो है वो GS3 से कनेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। इनोवेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। DPIT और यूनिकॉर्न इसका कीवर्ड हो जाते हैं। गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें तो ये GS2 से मिल जाता है, यानी कि लेबर वेलफेयर, और GS3 में न्यू इकोनॉमी से जो है वो ये जुड़ जाता है। इसके कीवर्ड है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत आ जाता है, ये GS3 से कनेक्ट होता है। इसका जो मेन पॉइंट है वो है सेल्फ रियलाइंड इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, और इसका जो कीवर्ड हो जाता है वो है इंडियन ओन्ड वर्सेस इंडियन फाउंडेड। अब यहाँ पर अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें तो एफडीआई जो है वो क्या है, एफडीआई के जरिए जो मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये है कि स्विगी जैसी कंपनियों में लगभग 100% विदेशी पैसा आ सकता है, पर रूल जो है वो मार्केट प्लेस का ही रहेगा। इसके बाद ओनरशिप की अगर हम बात करें तो 50% प्लस जो है वो भारतीय शहर, यानी कि भारतीय शेयर हो जाएंगे, यानी 50% होना चाहिए और प्लस भारतीय शेयर होना चाहिए। उसके बाद ही जो है वो सरकारी लाभ मिलेगा, वरना सिर्फ भारतीय कंपनियां ही कहलाएंगी, सरकारी लाभ जो है वो इनको नहीं दिया जाएगा। अगर हम गिग वर्कर्स के लिए बात करें तो अब कानून में इनको जगह मिली है, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, पर एम्प्लॉय का अधिकार जो है वो अभी भी नहीं माना जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं निष्कर्ष पर। तो स्विगी का केस जो है वो बताता है कि भारत में स्टार्टअप ग्रोथ के लिए विदेशी पैसा जरूरी है, पर आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत पर नियंत्रण भी उतना ही जो है वो जरूरी है, यानी कि विदेशी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो भारतीय नियंत्रण जो है वो इतना ही अभी भी जरूरी माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि विदेशी पैसा का स्वागत है, पर भारतीय नियंत्रण और गिग वर्कर की सुरक्षा भी जो है वो जरूरी है। यही नए मॉडल का जो है वो भारत यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि भारतीय नियंत्रण तो जरूरी, विदेशी पैसा ज़रूरी है, लेकिन भारतीय वर्कर पर भारतीय नियंत्रण भी जो है वो उतना ही ज़रूरी यहाँ पर माना जा रहा है। यानी कि अगर गिग वर्कर्स की सुरक्षा भी ज़रूरी है, और यही नए भारतीय मॉडल का जो है वो नए भारत का मॉडल है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का मॉडल यही है कि यहाँ पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को जो है वो सुरक्षा दी जाए, और उसके लिए जो है वो व्यापार का बंदोबस्त जो है वो किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।